कहा कि जो भी किसान मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो यदि उन्हें नर्मदापुरम में 5 किसान या 10 किसान मिलकर के केवल 5 एकड़ जमीन में, यदि कुल जमीन तो उन्होंने बात की कि वो 1 किसान भी हो सकते हैं, 5 किसान भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। 5 एकड़ जमीन यदि हमको यहाँ पर बीज उत्पादन के लिए मिलती है, तो हम यहाँ पर अपना काम करने, केंद्र खोलने के लिए या काम करने के लिए तैयार हैं। तो हमने नर्मदापुरम के किसानों ने उस समय जो यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने उनसे कहा है कि निश्चित रूप से हम नर्मदापुरम में इस कार्यक्रम को लेंगे। तो प्रति मंगलवार शाम को ये तय हुआ है कि हम प्रति मंगलवार शाम को एक वसुंधरा पर एक मीटिंग करेंगे। वो योगाहार की लिंक पर भी हो सकती है, वसुंधरा पर भी हो सकती है, और जो हमारे योगाहार के जो सदस्य हैं वो भी उस सब में जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक मतलब टेक्निकल वो है, उसमें हमें प्रशिक्षण भी लेना होगा। प्रशिक्षण लेकर बीज बनाने की क्रिया, कुछ तकनीकें उसमें कुछ बातें होती है, तो उस पर इस तरह से चर्चा हुई है। वो प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षण देने के बाद हम उनसे बीज खरीद सकते हैं, बीज बनाकर उन्हें दे भी सकते हैं। तो इस तरह से एक आदान प्रदान की क्रिया चलेगी, वो भी एक प्रशिक्षण की क्रिया है। तो यदि संभव होगा तो अगले खरीफ के फसल से नर्मदापुरम में ये कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। जिस तरह से हमने पूना में जाकर प्रशिक्षण लिया और यहाँ पर लैब शुरू हो गए हैं, और लगभग नर्मदापुरम के 28 साथी जो है उस लैब से प्रशिक्षण ले चुके हैं। कुछ लोगों ने लैब स्थापित भी कर ली है, जिसमें अभी नई बिल्कुल लैब शुरू हुई है। आदरणीय अशोक पटेल जी ने नई लैब शुरू की है, और उस लैब के माध्यम से वो कुछ बना रहे हैं। तो इस तरह से यदि हम लोग जो है किसी भी काम को यदि सीखते हैं और उसको यहाँ पर यदि उसको बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ आने वाले क्षेत्र में मिलेगा। बीज के संबंध में उन्होंने कहा कि हम केवल अभी सब्जियों के बीज पर काम कर रहे हैं, तो हमें केवल सब्जी उत्पादक किसानों को से बातचीत करके उसे उन्हें जोड़ना है। इस संबंध में आदरणीय हमारे सदन का कुछ विचार हो तो वो भी इसमें व्यक्त कर सकते हैं। जी ओम दादा नमस्कार। सभी साथियों को बहुत अच्छा योग हुआ आज, और आपकी जो चर्चा चल रही है उसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि वो इच्छुक हो तो हम उनको 5 एकड़ जमीन प्रोवाइड कर सकते हैं। आके आप देख लें, 24 घंटे का पानी है, नहर की सिंचाई है, ट्यूबवेल भी है, सब कुछ है उसमें। उसका किस तरह से होगा आप देखें और बताएं। जी ओम, जी ओम। वो जो है ना, अगले बार जब मंगलवार को जुड़ेंगे तो अपन उनसे चर्चा करके और ये बात अपन कर सकते हैं। जमीन आपकी रहेगी, करना आपको है। वो तो बीज देंगे, प्रशिक्षण देंगे, करना पड़ेगा आपको। मेन चीज यही है, दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है करने की। जमीन तो सबके पास है, लेकिन करना पड़ता है। नहीं, वो अपना खुद कराते हैं वो। नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ बताते हैं, करना अपने को पड़ेगा। जैसे योगा वाले योगा बताते हैं ना, योगा ऐसा करो ऐसा करो, हलना तो अपने को ही पड़ेगा। ऐसे ही सब दूर वो कहाँ से कर लेंगे इतने, करना आपको ही पड़ेगा। जी जी, वो अपन बातचीत करके। और आज फिर कल सर एक बात और जो हमारे उसमें आई। जी आदरणीय पटले जी, पटले जी का हैंड रेज है सर, आपको कुछ कहना है तो स्वागत है। मेरी आवाज आ रही क्या, आ रही सर? आ रही है सर। तो आदरणीय पटले जी का हैंड रेज है या फिर वैसे ही हो गया है, कुछ मालूम नहीं है। सर दूसरी बात, म्यूट हो गए दादू, म्यूट। अच्छा जी ओम। कल हमने एक बात और आदरणीय पवन सर से लिख के पूछा था। अनिल राज जी बार बार पूछ रहे थे कि भाई आप जो है वार्षिक उत्सव के संबंध में
क्या विचार है, तो आदरणीय पवन सर जी हैं, तो कृपया वो बताएं कि उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए जब तक हमारे मुख्य अतिथि जुड़ते हैं। जी ओम। दादू आमंत्रित तो करो किसी को। सर मैंने पवन सर जी को आमंत्रित किया है कि वो हमारी जो योगाहार की वार्षिक उत्सव का जो समय है उसके संबंध में क्या विचार चल रहा है जी, उसके संबंध में बताएं आदरणीय पवन कुमार जी। जी हो। शायद जुड़े नहीं है पवन सर जी, मेहरा जी। जुड़े जुड़े हैं, जुड़े जुड़े हैं सर। दादू तो वार्षिक आदरणीय उत्सव अपन नर्मदापुर में ही मनाए तो अच्छा रहेगा। जी सर आदरणीय शरद वर्मा जी को बुला लो, सब काम हो जाएगा। सारे तालों की एक ही चाबी है वो। और आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी खुल के नहीं बोल पा रहे, बार बार इशारा कर रहे हैं, हम तरफ तुम कह दो, हम कह देते, हमें क्या दिक्कत। आदरणीय शरद वर्मा जी सादर आमंत्रित हैं। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज अशोक भैया ने बहुत योग कराया और योग के साथ जो चीजें उन्होंने बताई वो बिल्कुल ऐसे बता रहे थे जैसे परम पूज्य स्वामी जी बताते हैं। बहुत परिवर्तन आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत अशोक भैया को साधुवाद। और जो चर्चा चल रही है, हम लोग तो हमेशा तैयार हैं, अगर सदन चाहे तो हमेशा नर्मदापुरम की जो टीम है वो हमेशा तैयार है कि अगर आप लोग कार्यक्रम यहाँ करते हैं तो जोर शोर से किया जाएगा। और सदन की अगर अनुमति मिलेगी तो पहले से और अच्छा होगा। और फिर डंडों के साथ वर्मा जी को नचाएंगे, मुन्नीलाल सर जी को नचाएंगे। जैसा मौका अगर सभी लोगों का राय है तो मां नर्मदा माई की गोद में सभी को सादर आमंत्रित है। और हमारी नर्मदापुरम की जो टीम है बहुत बहुत शक्तिशाली है और हमेशा कुछ अच्छा करने के उसमें रहती है टीम। अगर सदन की अनुमति हो, मिल जाए, सब लोगों का विचार बने, तो बस फिर क्या, रिजर्वेशन स्टार्ट करिए। मुन्नीलाल सर जी को बुलाते हैं। मुन्नीलाल सर जी क्या, बस बस मुन्नीलाल सर जी के 20 दिन चाहिए, बस ईमानदारी से, ज्यादा नहीं। जी ओम। जी बहुत बहुत साधुवाद। और आदरणीय रविशंकर मेहरा जी इस चीज के गवाह है कि आदरणीय शरद वर्मा जी की जो ऊर्जा और लगन और समर्पण जो देखा है, मैंने तो अपनी उम्र में नहीं देखा अभी तक। इस बात का आदरणीय रविशंकर मेहरा जी जानते हैं और वो साक्षी हैं, क्योंकि हम तीन ही लोग थे। क्यों मेहरा जी? जी 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 और जैसा उन्होंने कहा है, और क्योंकि हमारे योगहार उत्सव से किसानों को कुछ लाभ मिल सके, ये महत्वपूर्ण चीज है। जैसा परम सिद्धि आचार्य जी ने, कल रंजना बहन जी कह रही थी कि सिद्धि आचार्य जी ने कहा था कि भाई अपन कितने किसानों को जोड़ रखा है, अब कितने किसानों तक अपन ने यह कार्यक्रम पहुंचाया है। तो ये जो है, हम चाहते हैं कि किसानों में परिवर्तन आए और किसानों के हित के लिए सब आयोजन करते हैं। तो आपकी बार जैसा आदरणीय शरद वर्मा जी ने कहा है कि हम उन किसानों को बुलाएंगे जो किसान, जैसे हमारे फसल विविधीकरण का एक कार्यक्रम चल रहा है, उसमें लगभग आदरणीय भुवनेश्वर राय जी जुड़े हुए हैं नर्मदापुरम से। 500 किसान कम से कम सिलेक्टेड किसान हैं जो लगातार प्राकृतिक जैविक खेती करने के उत्सुक हैं या फसल विविधीकरण में लाभ ले रहे हैं।
एक तो वो किसान हो गए, दूसरा हमारे नर्मदापुरम में जो फार्म लैब तैयार कर रहे हैं और विभिन्न नर्मदापुरम में जो प्रगति आ रही है, मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां ऐसे ऊर्जावान किसान हैं, आदरणीय दादू जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी हैं, सदी से सारे, अब के माने सभी के नाम ले रहे हैं, नहीं तो आदरणीय तुलाराम जी नाराज हुए हैं, मीना जी, सबसे मैं मतलब नर्मदापुरम मध्य प्रदेश का एक ऐसा उत्कृष्ट जिला है, ऐसे उत्कृष्ट किसान हैं, लगनशील, समर्पित, तो क्यों ना नर्मदापुरम को जो है चयनित किया जाए एक आदर्श जिला के रूप में, और यहाँ भव्य कार्यक्रम किया जाए और हजारों किसान एक दिन सेमिनार करें, सुनेंगे, उसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सारी संस्थाओं को सम्मान से आमंत्रित करें, बड़े भव्य तरीके से किया जाए। और 2 दिन अपना, एक दिन हमारे जैसे आदरणीय डॉक्टर राकेश आर जी को भी बुलाया जाए, और हमारे वो ढाणी वाले हैं कान सिंह जी, उनको भी बुलाया जाए, और जिन जिनको आमंत्रित करना है आमंत्रित किया जाए, 1-2 घंटे का समय दिया जाए, भव्यता के साथ आयोजन हो, और एक दिन खुला जो है सम्मेलन हो, एक दिन विजिट हो, और एक दिन अपना सेमिनार हो। 3 दिन का कार्यक्रम, बढ़िया कार्यक्रम रहेगा। एक दिन हमारे जो विषय चलते हैं योगहार में, कि हम उस विषय पे एक दिन चर्चा करेंगे, दूसरे दिन हम जो है विजिट करेंगे, 30 दिन सेमिनार करेंगे बड़ा, बस 3 दिन का ऐसा कार्यक्रम हो जाए। तो जैसा शरद भैया ने कहा है कि रिजर्वेशन शुरू कर दें, तो 1, 2, 3 मई निर्धारित किए जाए, तो ऐसा हमारा सुझाव है, और यही हो जाए तो ठीक रहेगा। बाकी आप लोगों का सदन का है, आदरणीय जो भी अपना मुन्नीलाल सुझाव सर देना के चाहे। पीछे से, मुन्नीलाल सर जी के पीछे से आवाज भी आ गई कि बिल्कुल 20-25 दिन के लिए ले जाओ आप इनको। वो कह रही थी अभी दूध गाय लगवाने जाना ना। वो कह रही थी भैया गाय। ये आवाज हमारे पास आ चुकी है। अच्छा मुनीलाल भैया, जी मुनीलाल भैया, जी जी। एक बार बताओ, ये मूल वाला चक्कर है कि दाढ़ी बढ़ गई? दाढ़ी बढ़ावे की सोच रहे हैं हम। अरे हम तो सोचे मूल लग गया फिर से। मूल तो लगे हैं, लेकिन मूल से कुछ नहीं, हम बनाते रहे दाढ़ी अड़ी, वो तो मूल का तो वो लड़का जाने, लड़के का पिताजी जाने, हमें क्या दिक्कत है मूल से। लेकिन दाढ़ी बनावे की सोचा कि बढ़ा लें, अब क्या है, सब सन्यासी की ओर है। आपकी बात कर रहे थे, बच्चों की थोड़ी। स्वामी जी का प्रभाव है। जी जी, बिल्कुल सही बात है, सारी चीजों से। तो ठीक है मेहरा जी, शरद भैया ने तो शरद भैया तो हमेशा तैयार रहते हो, पिछली बार भी कहा था कि जब चाहे जो चाहे कर लो, और शरद भैया का जो हमने व्यवहार देखा है, जहां भी चले जाएं, चाहे किसी व्यापारी के पास जाएं, चाहे किसी धार्मिक संस्थान में जाएं, चाहे किसान के पास जाएं, उनका जो सम्मान है, जो व्यवहार है, वो उनकी जो पूंजी है, वो तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है कब। जी जी। तो लगभग हम अपने और नर्मदापुरम के साथियों से इस संबंध में प्रतिक्रिया ले लें कि जी उनकी भी क्या विचार है। तो आदरणीय हमारे अशोक पटेल जी इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं? जी ओम पटेल साहब। जैसा सदन का जो आदेश हो उसमें अपन सब तैयार हैं। वो एक मेरा विचार वो ढाणी का था, वो ढाणी में अगर चलते तो और अच्छा मजा आता। वो ढाणी में भी जो विभिन्न प्रकार की विधाएं हो रही है, अब ये तो अपन अपने नर्मदापुरम में तो सब गतिविधियां कर रहे हैं, कोई नई चीज आदमी को देखने को मिले, कोई नई चीज सीखने को मिले, तो उसमें कुछ और थोड़ा आनंद आए। वो जो ढाणी का एक कॉन्सेप्ट है, वो अगर अपन चल के देखते, वहीं एक नई जगह थी, वहां अपन चर्चा कर लेते, और वहां अगर ये कार्यक्रम अगर होता तो और भी कुछ आनंद आता उसमें। मेरा तो अशोक ये जी अशोक भैया जी, अपन जो है जो ढाणी देखने की बात कर रहे हैं, उसका अपन कभी बीच में बजट बनाएंगे, जो लोग जाना चाहते हैं वो अपन विजिट कर सकते हैं, ढाणी का वो अलग बना लेंगे। और जो सम्मेलन है, जो चूंकि योगहार उत्सव है, वो एक जनता तक पहुंचे उसका, क्योंकि अभी अपनी जो संख्या रहती है वो एक निर्धारित संख्या ही रह पाती ना, एक अपना जो संदेश है
इस कार्यक्रम का, वो अभी सार्वजनिक नहीं पहुंच पाया जनता, क्योंकि दूसरा हुआ योगा हरिद्वार में, तो वो भी अपनी एक बंद जगह में हुआ। पहला हुआ था पर इटारसी में साई कृष्णा रिसोर्ट में, वो भी एक बंद जगह में हुआ था। अपन चाहते कि एक जैसे हमारे पिछली बार डीडीए सर ने बोला था कि अपन खुले उसमें मैदान में टेंट लगा करके कोई एक बड़ा कार्यक्रम करो ताकि किसान वहां इकट्ठे हो सके। तो ऐसा विचार है कि अपन एक कोई खुला किया जाए ताकि और सभी को आमंत्रित किया जाए, तो उससे जो है अपना ये व्यवहार का जो अपना संदेश है और जो अपने महत्वपूर्ण अपन चर्चाएं करते हैं ये जन जन तक पहुंच जाएंगी और सब लोग शामिल होने लगेंगे। तो जी जी ठीक है, ठीक है। ढाड़ी में जैसे अपन लोगों ने कहा वहां जैसे 50-60 लोगों की व्यवस्था है, फिर वहां कैसे क्या करेंगे, वहां क्या किसानों का नई चीजें किसानों तक संदेश नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा अपन इस ढाड़ी के लिए तो विजिट करना चाहिए और एक टीम बना लेंगे कौन कौन चलेगा। एक इसी व्यवहार में अपन तय कर लेंगे, जो जो तैयार होगा वो रिजर्वेशन करा लेगा, साथ में एक टीम बना के चले जाएंगे, जैसे नागपुर या कहीं चले जाते हैं मेहरा जी, उसमें मेहरा जी तय कर लेंगे। दादू हैंड रेज ले लें। आदरणीय आर्य जी, बने सिंह जी। जी जी आदरणीय, आपने मुझे एक बार कॉल भी किया था बायोगैस के ऊपर, तो क्या आप लगाना चाह रहे हैं कि लगा लिया, क्या हुआ था बायोगैस के ऊपर? जो जो भी अपने योगार के सदन जो भी लगाना चाहे, तो मैंने उसका सारा एक्सपेरिमेंट करके अच्छा प्रमाण देख लिया है। 50 बने किलो गोबर बने भी सिंह अगर जी, आप 3 बने दिन सिंह जी, जी बने सिंह जी प्लीज, बने सिंह जी, बने सिंह जी जी कभी कभी विषय ही बदल देते पूरा। अभी आज वो जो चल रहा है योगाहार का उत्सव का, और आप बायोगैस के लिए आप अलग से एक दिन पूरा तैयारी करके और फिर पूछ लें। अभी जो चल रहा है विषय उस पर चर्चा हो जाए तो मेरा ऐसा निवेदन है, प्रार्थना है आपसे जी, क्योंकि नहीं तो फिर अटक जाता है वो विषय। जी 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 इस पर अब आपका क्या विचार है, जो आज चर्चा चल रही है योगाहार उत्सव की, इस पे आप अपना सुझाव दे दें। योगार उत्सव की चर्चा आदरणीय, मेरा तो ऐसा सुझाव है कि जैसे वो ढाणी में अगर सुविधा नहीं है तो अपन श्याम सुंदर पालीवाल जी के वहाँ पे जहाँ पे भी लोगों ने नवाचार किया है, कुछ देश का इतिहास बदला, उस जगह अपन को कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी जगह अपन मनाए तो ज्यादा रहेगा उचित, क्योंकि ढाणी में अगर कम व्यवस्था है तो श्याम सुंदर पालीवाल जी के वहाँ तो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है भोजन की, आने जाने के लिए पर्यटक रोज आते जाते हैं वहाँ पे। तो ऐसी जगह का चयन हो जाए, श्याम सुंदर पालीवाल जी से आप भी बात कर लीजिए, अगर वो अनुमति देते हैं तो वहाँ पे मनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस विजिट में फिर कान सिंह जी के वहाँ की भी यात्रा हो जाएगी, उधर की भी यात्रा हो जाएगी, और इसके अलावा जो भी सदन का सभी की सर्वसहमति से जहाँ मान्य होगा वहाँ तो करना ही है अपन सभी लोगों को मिल करके, ऐसा है। हमारा ऐसा निवेदन है कि जैसे आपने श्याम सुंदर पालीवाल जी का बोला, तो उसमें कोई व्यक्ति हो जिम्मेवार, कहने का सुझाव है सिर्फ आपका, उसमें जी सारी व्यवस्थाएं कैसे होंगी, कितने लोगों को वहां रुकने का, सारी चीजें का, ऐसी कोई बात अगर हो सके तो ठीक है, नहीं तो सुझाव तो अपन हम दे सकते हैं कि लाल किले में हो जाए, क्या दिक्कत है जी उससे जी भाई। लेकिन जी उसमें कौन उसका मेडिएटर बनेगा, जैसे नर्मदापुरम में आदरणीय सर भैया, सर नर्मदापुरम की टीम पूरी इंटरेस्ट ले लेती है आयोजन करने से लेकर के समापन तक, ऐसे ही कोई वहां एक जिम्मेवार व्यक्ति कोई बात तो करे, नहीं तो फिर अपन विजिट कर सकते सिर्फ वहां, या उत्सव नहीं मना सकते ना 3 दिन का, उनको कहाँ टाइम है, क्या है, कैसा है, ये पूरी चर्चाएं कर सकते हैं अपन, बताएं वहां के ऐसा ऐसा है, फिर वो कहें जैसा कान सिंह के यहाँ किया था, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 60 व्यक्तियों की यहाँ कैपेसिटी है, 60 व्यक्तियों को हम यहाँ रोक सकते हैं बस, तो वो अपन को जानकारी हो गई थी। ऐसी आप जो है श्याम सुंदर जी से बात करें वहां और बताएं, फिर वो वहां से क्या जवाब मिलता है तब ठीक रहेगा। मैं आज बात करता हूँ फिर बताता हूँ आप लोगों को। जी 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 ठीक है आदरणीय। संगोरिया जी। जी, सदन को सादर नमन। मेरा सुझाव ये था कि अपन कार्यक्रम तो जो करना है वो निश्चित लोग रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम के माध्यम से जनसाधारण को ये संदेश पहुंचना चाहिए, ऐसी जगह हमको चयन करने का विचार करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकें, हमारे जो उद्देश्य है योगाहार का वो पूर्ण हो सके। अनम्यूट कर लो नहीं, मैं। सीएम जी। आपका सुझाव क्या है? सुझाव वो तो सबका ही उद्देश्य यही है, सबका ही उद्देश्य यही है कि सब चीज अच्छी हो, लेकिन होना चाहिए ना मेन चीज तो वो
जिम्मेदारी वगैरह चीज, सभी चीज है उसमें, एक चीज नहीं है। भव्य कार्यक्रम होता है, उसमें काफी समय, परिश्रम, बहुत सी चीजें लगती है। नर्मदापुरम ही ठीक ही लगता है। जी 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 प्रतीक जी। प्रतीक जी, आपके संतरे का क्या हुआ? आदरणीय अभी सीएम राय, अभी तो अभी जो संतरे हैं अभी ये मंथ में नहीं रहते। अभी वो अब महाराज जी आए थे, वो जो खेत में मृग का बाहर था वहां पे उनका विजिट हो गया। और अभी तो मतलब फिर अभी फ्लोरिंग इन्होंने स्टेज देखो में है। प्रतीक जी देख रहे हैं तो मैंने भी दोबारा किया है बने सिंह जी जैसी है। आदरणीय हमारे अशोक जी ने विषय बताया। अभी संतरा के स्वाद मत बताओ अभी बाद में चर्चा करेंगे। प्रतीक जी ने समर्थन किया है नर्मदापुरम का। धन्यवाद जी। आदरणीय पवन सर जी यदि उपस्थित है तो जी जी वो, ओम जी ओम। हाँ जो बोले। सीएम साहब हाँ हाँ जी, आप लोगों का सुझाव जिसे मुन्नीलाल भाई साहब ने कहा कि ये इटारसी अच्छा रहेगा, तो हमको भी लगता है कि अच्छा है। जैसा कि कांसी के यहाँ केवल 50-60 लोग रहेंगे तो वहाँ उत्सव नहीं मनाया जा सकता। विजिट के रूप में रखना श्रेयस्कर होगा। यही मेरी अनुरोध है। उनको मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ बुलाया जाए तो आप लोगों को अच्छा रहेगा, हम लोगों को भी फायदा होगा। जी ओम। जी ओम। अब जो है, अच्छा पहले संख्या भी तो निर्धारित होना चाहिए। 50-60 लोग, 50-60 लोग इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे बाहर के। अपने योगाहार में 20 लोग तो जुड़ते हैं रोज, और ये जी जो 20 लोग जुड़ते हैं 20 लोग ही नहीं आएंगे। मेन चीज तो वो देखो ना, आने की संख्या कितनी रहेगी, मेन चीज वो है। कार्यक्रम तो कहीं भी हो जाए, लेकिन लोग कितने आएंगे पहले, मेन चीज तो वो है। पिछली बार तो ये हरिद्वार में हुआ था, कितने लोग थे तो उसी के हिसाब से सोचा जा सकता है, क्योंकि उतनी संख्या तो हो ही जाएगी। हरिद्वार में भी ज्यादा नहीं थे, कम ही लोग थे वहां भी, इतने 40-50 ही थे, 30-40। तो पूरे देश के आए थे वहां, एक एक आदमी। हाँ, तो फाइनल सब लोग बता दें तो एक फॉर्म लेके अगर 50 लोग होते हैं तो वहाँ किया जा सकता है, क्योंकि वो 50 लोग की ही व्यवस्था है तो अच्छी बात है। और नहीं तो फिर अन्यत्र सोचना ही पड़ेगा। इटारसी के लिए अच्छा ये प्रावधान है। जी आदरणीय दिनेश जी। अशोक भैया सर एक मिनट। अशोक भैया ने जो कहा है कि 50 और 20 से मतलब क्या है, बाहर से 50 आ सकते हो, 20 आ सकते हो, 10 भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोकल उत्सव, जो लोकल की जो किसानों की सहभागिता रहेगी उस पर ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। इसलिए लोकल के किसानों को अधिक से अधिक कैसे उसमें शामिल किया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इसलिए जो है यहाँ आयोजन की चर्चाएं हो रही है कि लोकल के किसानों को उसमें सहभागी बनाया जाए, और लोकल में और सामाजिक संस्थाओं में सहभागी बनाया जाए, तो इसकी संख्या जो आप कह रहे हैं ना, इसको बढ़ाया जा सकता है, तभी बढ़ेगी। और आने वाले बाहर से कितने लोग आ जाए उससे ठीक है, लेकिन आयोजक जो यहाँ के लोग रहेंगे वो संख्या रहेगी अच्छी खासी। जी दुबे जी को बुला लें। दादू दुबे सर को बुला लें। जी अब आदरणीय दुबे जी। धन्यवाद रमेश जी। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, और स्थान निर्धारण में पीछे भी अपनी कई बार चर्चा हुई। सबके विचार आए कि कुछ नया सीखने को मिले, लोगों को आने का आकर्षण मिले, बाहर वाले जो लोग या सभी जो लोग हैं, तो ऐसा कुछ स्थान वहाँ पे हो, ऐसा हम भी चाहते हैं और सभी चाहेंगे। तो इस संदर्भ में जो 2-3 प्रस्ताव आए थे, तो उस संदर्भ में आगे क्या हुआ ये हमको भी पता नहीं है। तो उस संदर्भ में क्या अपने डॉक्टर साहब थे, वो जो इनका राज्यपाल जी का फार्म है वहां पे बात करने वाले थे, और भी 1-2 प्रस्ताव थे। तो उसके बारे में क्या हुआ ये अगर पता चले तो निश्चित रूप से फिर आगे की स्थान निश्चित में अपन कोई डिसीजन पर आ सकेंगे।
और साथ ही पवन सर का मार्गदर्शन या उन्होंने भी कहीं संपर्क किया हो या उनकी भी राय है, यह सब जानकर हम स्थान निश्चित करें। लोकल लोगों की सहभागिता, किसानों की सहभागिता जरूरी है, यह जरूरी है, लेकिन उसी को केंद्र करके यदि हम कार्यक्रम करते हैं तो शायद योगाहार परिवार जो बढ़ाना है अपने को, यह थोड़ा पीछे रह जाएगा, ऐसा मुझे व्यक्तिगत लगता है। धन्यवाद। जी ओम, बहुत अच्छा सर। डॉक्टर राउत जी। जी ओम, सदन को सादर प्रणाम। आवाज आ रही मेरी दादू? जी जी आ रही सर। जी, मेरा ये मानना था कि हम पहले ये डिसाइड करें कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम उद्देश्य क्या है। पहली चीज उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मेरा ये सोचना है कि जैसा अभी जो भाई साहब मुनीलाल जी भाई साहब बोल रहे थे, तो वो उद्देश्य अभी जो हम तात्कालिक उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि योगाहार की रीच जो है वो थोड़ी सी बढ़े, उसकी पहुंच जो है वो लोगों तक जाए, जन साधारण तक हमारा ये जाए। तो एक बार ऐसा कुछ हो कि जो लोगों के बीच जाए, तो कहीं ना कहीं ये होगा कि हम ये कह सकते हैं, किसी मंच से कह सकते हैं, अभी हम ये कह रहे हैं कि योगाहार तो है हमारा, पर कभी 20, कभी 30, कभी 25, 40, 50, बस मैक्सिमम 50, उससे ज्यादा हम बढ़े नहीं है। हमारा जो ग्रुप है उसमें, जो हमारा योगाहार ग्रुप है उसमें कई लोग जुड़े हैं, लेकिन जब हम योगाहार करने जाते हैं तो वहाँ योगाहार तक 7 बजे तक तो मुश्किल से 25-30 लोग रहते हैं, उसके बाद लोग बढ़ते हैं। तो इस पर थोड़ा सा अगर हम जनसाधारण को भी जोड़ेंगे, और एक प्रयास है कि हम शुरुआत यहाँ से करें, मां नर्मदा के तट से, तो हो सकता है ये ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन लगातार हम उसको हर महीने कर पाए। हर 2 तारीख को हम इस तरह से हर जिले में ऐसे इस तरह के कार्यक्रम हो जाए हर महीने की। तो एक प्रयास है ये कि अगर हम नर्मदापुरम में हमारा ये कार्यक्रम करते हैं, तो क्योंकि टीम वहाँ पे जबरदस्त है और उसको सपोर्ट मिलेगा, और कहीं ना कहीं हमारे इस योगाहार के जो वो है, जो उद्देश्य है, उसको बल मिलेगा। और विजिट के लिए हम लगातार ये करें कि जब भी हमें समय मिले तो हम कुछ नए स्थानों को एक बार प्लान कर लें कि ये नया विजिट का प्लान है, तो जिसके पास समय हो वो अपना उसमें वो दे दे कि 10 लोग बोले वहां जोर की रानी जाना है, तो 10 लोगों ने कर लिया रिजर्वेशन, चले गए। वहां अन्ना हजारे जी के यहाँ जाना है तो वहां 10 लोग चले गए। ऐसे ही वहां आपको श्याम सुंदर जी के यहाँ जाना है तो वहां चले गए। तो आप उस तरह से प्लान कर लें। विजिट तो आप कर सकते हैं, पर उद्देश्य देखकर मेरा ऐसा निवेदन है। जी ओम। बहुत धन्यवाद सर, आपने जो सुझाव दिए हैं वो भी बहुत अच्छे सुझाव है। अब मैं आदरणीय दिनेश जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और अपने सुझाव इस संबंध में दें। जी आदरणीय, सादर धन्यवाद। मैं आप सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं। संभवतः मेरी आवाज में थोड़ा बाधा आ रही होगी, मैं एक छोटी सी यात्रा में हूं, और अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचती है तो जो मैंने सुना है। जी धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद। तो ये हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं कि हमारा योगाहार सम्मेलन पुनः नर्मदापुरम में होगा। जैसे शुरुआत में आदरणीय शरद वर्मा सर ने बताया कि मां नर्मदा का प्रवाह और उनका विचार बहुत ही प्रगाढ़ है और वो बहुत अच्छे कार्य करवा रही हैं। आदरणीय शरद वर्मा जी के विचार और मां यमुना नर्मदा जी का प्रवाह ये एक ही है, और ये हम इस सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं मां नर्मदा की कृपा से। ये बात स्पष्ट है कि हमारी योगाहार यात्राएं तो कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन सम्मेलन ऐसे स्थानों पे हो जहाँ पे हमारा विस्तार हो। हमारा विस्तार मतलब 2 तरह से है। एक तो ऑनलाइन वार्तालाप का विस्तार जो कि नित्य निरंतर आगे बढ़े, जैसे आदरणीय डॉक्टर राउत सर कह रहे थे, और ये ऑनलाइन में हम कम लोग भी रहें और इसकी निरंतरता बनी रहे, नए लोग जुड़ते रहें।
पुराने लोग बने रहे, तो ये इसकी सफलता है। हाँ, दूसरा ये हमारी जो जमीनी विस्तार है, जिसको आदरणीय शरद वर्मा सर, आदरणीय रमेश मेहरा सर, आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब आगे बढ़ा रहे हैं किसानों के माध्यम से, उन उद्देश्यों को लेकर के जो योग और आहार को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इसको जीवन में अपनाएं, ये हमारा उद्देश्य, असल में उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को लेकर के हमारा सम्मेलन हो। विषय तो हम उप विषय तो कुछ भी रख सकते हैं। उप विषय में कई लोग अतिथि आ सकते हैं, मुख्य अतिथि आ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े श्रद्धेय आचार्य जी और स्वामी जी महाराज आ सकते हैं, या हमारे सामान्य किसान मुख्य अतिथि रह सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य वही है कि आहार और हमारा जो व्यवहार है उसको हम जीवन में अपनाएं और इस विचार को घर घर तक फैलाएं। ये दूसरा है इस सम्मेलन का उद्देश्य। तो ये बड़ा अच्छा अच्छी बात बढ़ रही है और स्पष्टता के साथ बढ़ रही है कि हम योगाहार की यात्राएं करें, समय समय पर करें। और योगाहार की यात्राएं साल भर में कई बार हो सकती हैं। सम्मेलन जो है, वार्षिक सम्मेलन, ये हमारा पुनः नर्मदापुरम में हो, तो ये पुनः हमें माँ नर्मदा का आशीर्वाद मिले और आप सभी का स्नेह मिले जी। ये धन्यवाद, प्रणाम। ओम। जी ओम सर, बढ़िया। आदरणीय मुनीलाल जी, आपका माइक बंद करें। और अब मैं हमारे नर्मदापुरम से आदरणीय गणेश गौर जी जुड़े हैं, तो मैं उनकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जी ओम, गणेश गौर जी। जी, सदन को प्रणाम। और जो चर्चा चल रही है उस पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम प्रॉपर तैयार करें कि हम मुख्य उद्देश्य उसका क्या है और उस उद्देश्य के पीछे हम कार्य कैसे कर रहेंगे, वो हम डिसाइड करके उस पर काम करें। क्या है, पहले जैसे कि चीजें हैं कि अपने को कहीं कोई अच्छी चीज देखने जाना है, उसके लिए वहां पे कार्यक्रम रख लें, या अपन लोगों को ज्यादा बुलाना है तो उस उद्देश्य से वहां पे कार्यक्रम रख लें। तो हम पहले उसको डिसाइड कर लें कि हमको मुख्य उद्देश्य उसका क्या समाहित करना है, उस पर हम फिर उसकी तैयारी करें, उस पर काम करेंगे तो कार्यक्रम भी अच्छा होगा और हमारा उद्देश्य भी पूर्ण होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया। अब मैं आदरणीय पवन कुमार सर जी को बुलाता हूं कि वो आए और जो चर्चा हुई है इस चर्चा के आधार पर वो क्या सोचते हैं। जी ओम, आदरणीय। जी धन्यवाद रमेश चंद मेहरा जी, बहुत सुंदर। आपकी कल मैसेज आया था, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया था और आज भी आपने जब बुलाया तो मैं कहीं दूसरी जगह पर चले गया था। तो मैंने सबकी बात सुनी है और इस विषय पर हमने करीब 1.5-2 महीने पहले भी चर्चा की थी और उस समय जो मैंने बात कही थी वो उद्देश्यों की पूर्ति के संबंधित थी कि हमारा उद्देश्य क्या है, और जिसके ऊपर आज भी सभी साथियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, विचार दिए हैं। उन विचारों से मैं कुछ के साथ सहमत हो सकता हूँ, कुछ के साथ आंशिक रूप से सहमत हो सकता हूँ, कुछ के साथ मेरे विचार नहीं भी मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो उद्देश्य के साथ ही हमारे पूर्व में जो हमने कार्य किया, पूर्व में जो हमारे इस तरह से कार्यशाला हुई, इस तरह से मिलन हुआ, उसको अगर हम देखते हैं तो उससे हमने क्या देखा है, हमने क्या अनुभव किया, हमने क्या उससे पाया और उससे हम आगे भविष्य में किस प्रकार से अपने कार्यों को करने का, इस चीज को रखते हुए कि 2 तरह की बातें हो रही है कि हम अपने योगाहार का विस्तार करें। योगाहार का विस्तार 2 तरह से हो रहा है। एक तो हम दैनिक ऑनलाइन कार्यक्रम की बातचीत कर रहे हैं और एक जमीनी स्तर पर जो कार्य होता है, जमीनी स्तर पर विस्तारीकरण की बातचीत कर रहे हैं। दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं, दोनों के अपने अपने अनुभव हैं जो देखने को मिल रहे हैं और दोनों तरफ से कुछ न कुछ हमारे अनुभव जो सामने निकल के आ रहे हैं उसमें भी यह स्पष्ट है और ये भी मुझे लगता है कि हमने पूर्व में भी इस चीज पर चर्चा की है कि हमारे लिए अपनी
गुणवत्ता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है और उसके साथ जो संख्या है वो चाहे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर हम बातचीत करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जो विस्तारीकरण की बातचीत हो रही है, विस्तारीकरण के जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें सब लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और यहाँ तक कि जब कुछ एक जगह पर शायद ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने अपने स्तर से प्रयास करके अपनी ऑनलाइन कक्षा का समय का को परिवर्तित करने का प्रयास किया है और अपने स्तर से जो चर्चा वो कर सकते हैं उस तरह से भी करने का प्रयास किया है। तो ये इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है कि विचार में तो दम है, योगाहार के विचार में दम है, इसलिए ये विस्तारीकरण लोग अपनी परिस्थिति स्थिति और अपनी अनुकूलता के आधार पर स्वयं कुछ ना कुछ करने का प्रयास निरंतर करते जा रहे हैं और उसमें अपने स्तर से भी जो प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से यात्राएं कर रहे हैं, अपने स्तर से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने स्तर से दूसरों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी निश्चित रूप से चलते जा रहा है। अब जो इस चीज को आगे और गति देने की बातचीत है, शायद हम एक दो चीजें तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जब से हमारी स्थापना दिवस हमने स्थापना किया था, हमने शुरुआत की थी कार्यक्रम की, इसकी नींव रखी गई थी, उन्हीं तिथियों को हम अपनी कार्यशाला रखें। मैं इस चीज से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ क्योंकि अगर हमारा उद्देश्य सीखने का और सिखाने का और विस्तारीकरण करने का है तो ये काम तो कुछ भी हो सकता है। और मैं मई का महीना जब गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बोरी कितने बोरी लाओ ने और बोरी किसी के लेने मीना जी माइक बंद करो। जी 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 मई के महीने में पिछली बार जब हमारी हरिद्वार में बैठक हुई थी उसका मैं चिंतन करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि करीब 100 से ज्यादा लोग आए थे, करीब 120 लोग करीब निकल के आए थे उसमें, बाकी लोग स्थानीय थे। करीब 100-120 लोगों में से कई ऐसे थे जो पहली बार ही उस कार्यक्रम में आए और उसके बाद उनके दर्शन नहीं हुए। तो ये अगर हम इस ध्येय से देखते हैं, इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें लगता है कि कुछ लोग केवल वहां पर खाली क्योंकि एक कार्यक्रम हो रहा था तो उसमें एक पार्टिसिपेशन हमारा हो रहा था और उसमें व्यवस्थाएं थी तो वो आ पाए और फिर उसका कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें बुरा लगा हो या कुछ ऐसी हो, लेकिन समस्या ये है, मुद्दा ये है कि उसकी सहभागिता किस प्रकार से रही। उससे पहले भी कोई सहभागिता नहीं थी, बाद में भी कोई सहभागिता नहीं, खाली उसी समय के लिए उस अवसर का लाभ लेते हुए वहां पर आ पाए और कुछ कर पाए इसमें। तो ये चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारी गुणवत्ता का हिस्सा है कि जो भी हमारे साथ जुड़े, जो भी योगा कार्यक्रम के साथ जुड़े, वो दिल के साथ जुड़े और वो कार्यों को अपने अपने इस उद्देश्य को लेते हुए आगे भी कुछ ना कुछ अपना योगदान देने का प्रयास करें अपने स्तर से। और उसके बारे में महत्वपूर्ण यह है कि वो उसके बारे में योगाहार के ऑनलाइन मंच पर आके कम से कम कुछ बताने का भी प्रयास करें कि हमने इस कार्यक्रम से सीख करके अपने अनुभव जो है, चाहे अच्छे अनुभव हैं चाहे दूसरे अनुभव हैं, उसको जरूर बताएं। तो ऐसा भी मैंने देखा कि बहुत सारे जो थे, जो लोग आए थे, जो उसमें जुड़े थे अनायासी, तो लेकिन उनका कोई फिर चिंतन या इस तरह से बातें ना कोई फीडबैक हमें नहीं मिल पाया। तो इस चीज को हम किस प्रकार से अवॉइड कर सकते हैं, ये भी हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। गर्मी के माह में, मई के महीने में जब गर्मी अपने चरम में शुरुआत हो रही होगी या चरम में पहुंच चुकी होगी, तो उस समय को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अगर हम टेंट लगा करके कोई कार्यक्रम करने की आयोजन कर रहे हैं तो ये बड़ा असुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि आपको अगर कोई चीज में चिंतन करना है, गहन चिंतन करना है, विचार विमर्श करना है, तो आपको बाकी सुख सुविधाएं भी वहां पर जरूर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो समय हमारा, पहली हमारी जो नर्मदापुरम में बड़ा अनुकूल मौसम था और चाहे गर्मी थी लेकिन गर्मी उतनी ज्यादा भी नहीं थी और काफी अनुकूल तरीके से हमने किया था। तो अगर हम कोई टेंट लगा करके कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसके लिए उचित समय शायद ये
अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना एक अनुकूल हो सकता है मैदानी क्षेत्रों में, जब हम ये कार्यक्रम को कर सकते हैं और अपना चिंतन कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये था कि हमने 2 महीने पहले इस विषय पर भी चिंतन किया था, चर्चा की थी कि क्या योगाहार को एक वैधानिक स्वरूप दिया जाए और उसमें काम करें। तो उसका प्रारूप बन करके तैयार हो गया था, और लेकिन उसके बाद कभी उसकी पर चिंतन नहीं हुआ। यह आशा की गई थी कि हम आने वाले दिनों में इस पर चिंतन करेंगे, तो क्या इसकी आवश्यकता है या नहीं है। मैं इस इश्यू को फ्लैग कर रहा हूँ कि इस विषय पर भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, और इसका स्वरूप क्या है, उसमें गतिविधियां क्या हो सकती हैं, और किस प्रकार से इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस विषय पर जब मैं अपने कुछ साथियों के साथ चिंतन कर रहा था कुछ दिनों पहले योगाहार के ही सदस्यों से, तो उसमें मैंने मजाक में ही एक बात कही। मैंने मजाक में ये कहा कि जिस प्रकार से राधा स्वामी सत्संग व्यास के लोग होते हैं, उनके पास अलग अलग जगह पर जमीन होती है, वो जमीनें खाली खाली रहती हैं। मैंने खाली मजाक में ये कहा कि अगर हमारे योगाहार के पास भी कोई ऐसी जमीन होती, 5 एकड़ 10 एकड़ जो भी जमीन है, तो उसमें भी अगर हम आकर के एक स्थान तो हमारा निश्चित हो जाता कि हम इस स्थान में जाकर के अपना मॉडल फार्म बनाएं, अपने जो भी हमारे चिंतन है, अनुभव है, किसानों के जितने भी चीजें हैं वहां पर ट्राई करें, और उसी को ही आप अपना जो है अपने वार्षिक उत्सव या समय समय पर आप किसी को कोई उत्सव करना है, अपना योगदान करना है, अपना सहयोग करना है, तो उसमें भी आके कर सकता है। ऐसे मजाक में एक आइडिया निकल करके आया था। तो ऐसा भी कुछ चीजें को हम विचार विमर्श करें फॉरवर्ड लुकिंग की, आने वाले भविष्य में हम जो गतिविधियां योगाहार के मन से वैधानिक रूप से, लीगल रूप से करने का प्रयास करें। उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत है, एक ट्रस्ट की जरूरत है, फाउंडेशन की जरूरत है, सोसाइटी की जरूरत है। उस चीज को आगे ले जाने की तरफ प्रयास करें, और जिससे कि हमें न केवल अपने संसाधनों से, बल्कि बाहर के संसाधन व्यक्तिगत रूप से या इंस्टीट्यूशनल रूप से, सरकारी रूप से अगर उसमें संसाधन मिल पाते हैं, तब जाकर के शायद इसके विस्तारीकरण करने में, इसके बारे में जागरूकता फैलाने में जो आवश्यक संसाधन की आवश्यकता है, उसका भी एक व्यवस्था बनाने के ऊपर हम काम कर सकते हैं, और उसके लिए भी सब लोग प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विचार हैं जो हमारे उद्देश्यों से संबंधित हैं, कि हमारे उद्देश्य क्या है। हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हमारे कई सारे कार्य योजनाएं हो सकती हैं। तो ये क्या क्या हमारे उद्देश्य, एक वृहद उद्देश्य सबको मालूम है, लेकिन उसके जो सब उद्देश्य हैं, हमारे सब उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, और उन सब उद्देश्यों को करने के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ऐसा कुछ गहन चिंतन अगर हमारे योगाहार के नियमित सदस्य करें, और उसके ऊपर कुछ एक उसमें पहुंचे 2 दिन के या 3 दिन के अध्ययन के पश्चात, तो मुझे लगता है कि अपने जो कार्य हैं उनको एक आगे विस्तारीकरण करने पर, मानसिक रूप से विस्तारीकरण करने पर, जमीनी स्तर पर विस्तारीकरण करने के लिए एक हमें अधिक बल मिलेगा, और हमें और ज्यादा एक सामूहिक क्लैरिटी होगी, एक सामूहिक रूप से समझ विकसित होगी, और इस कार्य को सब लोग साथ मिलकर के नहीं, छोटी छोटी टीम में भी बैठ करके इस पर मनन चिंतन करते हुए इस पर अगर कार्य करते हैं, तो हमारे उद्देश्यों की एक सफलता की तरफ हम बढ़ने का प्रयास करेंगे, हो सकता है। अब ये कार्य को अगर हम इस चीज के साथ जुड़े कि इसको हम एक वार्षिक उत्सव में इस चीज पर एक सामूहिक रूप से चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो एक कठिन कार्य है, क्योंकि आप ऐसे 500 लोगों को या 1000 लोगों को या ज्यादा लोगों को बुलाने का प्रयास करने का भी एक उद्देश्य नजर आ रहा है कि हम इसके बारे में लोगों को बताएं। लेकिन इस तरह की गहन मंथन तो कुछ ही लोग मिल करके कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। उसमें आप किसी नए व्यक्ति को जोड़े तो वही हो जाएगा कि कोई प्राइमरी में है और कोई पीएचडी कर रहा है, तो पीएचडी करने वाले और प्राइमरी वाले के विचारों में, उनके अंदर के अनुभव में अंतर रहेगा, तो ऐसा ये कार्य करना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा सुझाव यह है कि हम अपने उद्देश्यों में और स्पष्टता लाते हुए
ये चीज को समझने का प्रयास करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। हमने पुराने जो भी काम करेंगे, जो भी उद्देश्य हम लेकर के चलेंगे, उसके छोटे छोटे उसको हिस्सों में बांटे और छोटे छोटे उसमें क्रियाकलापों में बांटे और कुछ लोग मिल करके उन क्रियाकलापों को करते हुए उन छोटे छोटे उद्देश्यों को, वही है कि हम सीढ़ी के छोटे छोटे कदम रखते हुए आगे बढ़ने का अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कम से कम कुछ दोषों की तो पूर्ति हो पाएगी, कुछ की आंशिक हो पाएगी, कुछ की नहीं हो पाएगी। और इस यात्रा को अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ नए उद्देश्यों की तरफ भी हम जागरूक होंगे और उन उद्देश्यों को भी पूर्ति करने के लिए हम अपने कुछ विचार मानसिक रूप से हम तैयार कर पाएंगे। उन उद्देश्यों में इस वृहद रूप से इस कार्यक्रम को करने का भी एक उद्देश्य हो सकता है और वो भी एक सब उद्देश्य हो सकता है कि हम एक वृहद कार्यक्रम करें और बहुत सारे लोगों को बुलाएं, तो उसमें जो गतिविधियां होंगी वो अलग तरह की होंगी। तो इस तरह से हमारी कई सारी गतिविधियां होते हुए, कई सारे लोग इसमें अपने अपने स्तर से कार्य करते हुए, सब लोग जब जाके एक धक्का लगाएंगे तो एक बड़ी दीवार को हम खिसकाने के और हिलाने का प्रयास की तरफ हम अग्रसर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आज के विचार जो आए हैं सबके सबके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, सबकी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, सबसे कुछ सीखने के लिए हमें मिलता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हम मुझे लगता है कि इस विषय पर हम अलग से बातचीत करें और आज अगर समय नहीं हो पाता है, इन विचारों को, मेरे जो विचार हैं उसमें से कुछ हास्यास्पद भी हो सकते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो प्रैक्टिकल नहीं हो सकती हैं और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उन चीज़ों पर भी हम मंथन करें कि जो भी विचार आए हैं उसमें हम तत्कालिक रूप से क्या कर सकते हैं, मीडियम टर्म में हम क्या कर सकते हैं और दीर्घकालीन स्तर पर हमारे क्या चीजें ऐसे कार्य हो सकते हैं जो हमें दीर्घकालीन स्तर पर हमें नजर तो रखनी है। हम वर्तमान में उसको नहीं पूर्ति कर पा रहे हैं, लेकिन हम उसको दीर्घकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसमें अपना कार्य करेंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने चर्चा करते हैं और सबके विचार लेते हैं, सबका एक मत होने का प्रयास करते हैं, कम से कम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने का प्रयास करते हैं कि भले ही कुछ विचार ऐसे हो जिसमें अभी होना संभव नहीं है, लेकिन उसको बाद के लिए छोड़ दिया जाए और जो चीजें तत्कालिक रूप से संभव हो सकती है उसको निश्चित रूप से उसका क्रियान्वयन किया जाए। जो भी हम इस तरह से कार्य करेंगे, चाहे नर्मदापुरम में करें, चाहे कान सिंह जी के वहां करें, चाहे श्याम सुंदर पालीवाल जी के वहां करें या किसी अन्य जगह पर भी हम करें। मैं तो जब शेवगांव गया था तो मैंने वहां के शेवगांव के डॉर्मेट्री का भी भ्रमण मैंने नीलकंठ साबले जी के साथ किया, ये देखते हुए कि हम कम से कम खर्च में किस प्रकार से वहां पर व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से लोग वहां पर रह रहे हैं और किस प्रकार से वहां पर ये कार्य किया जा सकता है। तो उसको देखने का प्रयास किया, वहां पर उनके साथ चर्चा हुई। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं उनकी उनकी जो व्यवस्थाएं थी उनसे मैं बहुत प्रभावित रहा। जो भी वहां पर गए हैं सब लोग प्रभावित रहे होंगे कि वहां पर व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर थी। तो जिस जगह पर हम लोग रुके थे उसके अलावा भी उनके वहां पर एक बहुत बड़ा एक एरिया था जो कि डॉर्मेट्री थी, उसमें मेरे ख्याल से करीब 500 बेड्स एक साथ लगी हुई थी और वहां पर उसके सामने ही खाने की व्यवस्था थी, वहीं पर ही उनके और व्यवस्थाएं थी। तो मैंने पूछा नीलकंठ साबले जी से कि इसमें कब यहाँ पर सुविधा रहती है। तो जिस समय हम लोग गए थे उस समय वहां पर अनुकूल समय था और क्योंकि उसके बाद वो कह रहे थे कि जब छुट्टियां हो जाती हैं और होती है तो फिर लगातार यहाँ पर भीड़ बनी रहती है। तो ऐसी सब व्यवस्थाएं जहां जहां पर भी ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं वहां पर हम निश्चित रूप से लोगों को के साथ मिलने का और लोगों के साथ बातचीत करने का या लोगों के विचार सुनने का या लोगों को तो अपनी बात पहुंचाने का, ऐसी जहां जहां पर व्यवस्थाएं हो सकती हैं, क्योंकि व्यवस्था बहुत जरूरी है, व्यवस्थाएं होना बहुत जरूरी है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये और वाकई वातावरण वहां पर कैसा है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो फिर अनुकूलता नहीं रहेगी, चर्चा हम लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे और लोगों को फिर इरिटेशन होगा। तो ये चीजें करते हुए हम जब हम बड़े समुदाय के साथ बातचीत कर रहे हैं और बड़े समुदाय को साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो भी नया व्यक्ति आएगा वो सबसे पहले
हमारे विचारों के प्रति नहीं, शायद हमारी व्यवस्थाओं को सबसे पहले देखेगा। हम भी किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं, अच्छा यहाँ पर खाने की कैसी व्यवस्था है, यहाँ रुकने की कैसी व्यवस्था है। सीखना हमारे उद्देश्यों में शायद पीछे हो जाता है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब रहने और खाने की व्यवस्थाएं उचित नहीं हो पाती हैं। तो हमारा सीखने का भी जो कार्य है वो गौण हो जाता है और हम सीख नहीं पाते हैं। हमें लगता है अरे ये तो सब बेकार था, हमारे तो कुछ व्यवस्था थी नहीं, हमें तो कुछ नहीं सीखा, बड़ा बेकार हो गया। तो हम ऐसे अनुभव को, जो भी नए व्यक्ति आते हैं उनके साथ हमारे अनुभव बहुत ही उच्च कोटि के हमारे होने चाहिए सभी तरह से। तब जा करके लोग आकर्षित होते हैं कि हम अपने कार्यों को, ये योगाहार कार्यक्रम में सब कुछ बहुत परफेक्ट है और कुछ समय बाद अगर हमारी व्यवस्थाएं उतनी उचित नहीं भी हैं तो हम उसको टॉलरेट कर लेते हैं। आप सबसे अच्छा उदाहरण उसका हमारा वाशिम की हमारी जो यात्रा रही, जिसमें हम सब लोग, मैं उदाहरण देता हूँ, अपनी टीम को भी उदाहरण देता हूँ कि हम जब गए तो मैं सबसे अच्छे कक्ष में मुझे रहने का अवसर मिला। उस सबसे अच्छे कक्ष में हम 4 लोग साथ रहे। एक तो तोतावर जी साथ थे जो डीडीए थे, एक में शरद वर्मा जी थे और एक में रमेश चंद मेहरा जी। हम 4 लोग के लिए बस 4 जो गद्दे थे उतनी ही उस कक्ष में जगह थी और टॉयलेट्स हमारी सबसे अच्छी थी। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा था कि मैं सबसे वीआईपी कक्ष में रह रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग तो डॉर्मेट्री में रह रहे थे, कोई 10 लोग की डॉर्मेट्री थी, कोई 20 लोग साथ रह रहे थे। तो हमारे लिए वो व्यवस्थाएं गौण हो गई कि हमें बेड मिली कि नहीं मिली, मुझे टॉयलेट मिला कि नहीं मिला, मुझे बाकी व्यवस्थाएं मिली कि नहीं मिली। तो ये तब होता है जब आपका हमारा एक लेवल एक दूसरे तरह का हो जाता है, हमें परस्पर विश्वास हो जाता है कि हम अपने कार्यों को, हमारा विश्वास है, हमारे कार्यों के प्रति विश्वास है। लेकिन कोई नए व्यक्ति आए और हमारी ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो फिर वो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, सुख सुविधाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ विचार हैं, ये ऐसे कुछ अनुभव हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए। इसमें से जो भी चीजें अच्छी लगती हैं उसको तत्कालिक रूप से उसके ऊपर चर्चा करते हुए उसके ऊपर हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। जो चीजें इसके अलावा कुछ चीज छूट गई है और कुछ और अच्छे विचार हैं उसको भी साथ में सम्मिलित किया जा सकता है। जो विचार मेरे उतने अच्छे नहीं हैं और जिसमें सुधार करने की जरूरत है उसको सुधार किया जा सकता है। तो ऐसे कार्य करते हुए जो भी सदन के सदस्य इसमें अब अग्रिम कार्रवाई करने के लिए अपने विचार देंगे, मुझे लगता है कि इस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है। और अपने जो आज की जो हमारी चर्चा हुई है, सब लोगों के विचार आए हैं, उन सबके विचारों को सम्मिलित करते हुए हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति की बात कर रहे हैं उस पर अपना चिंतन करें, उसको लेखन करें, उसको लिखित रूप में सम्मिलित करने का प्रयास करें। और साथ ही जो हमारी सेंटिमेंटल वैल्यू है, हमारी इमोशनल वैल्यू है, जो हम सेंटिमेंटल रूप से सोचते हैं और एक मानसिक रूप से एक उसके सोचते हैं, दोनों का एक तालमेल करने की आवश्यकता है। और सब चीजों को देखते हुए, सभी पक्षों को देखते हुए, तो ऐसा अगर हम करेंगे तो शायद हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में और अपनी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हम निश्चित रूप से सही तरह से काम कर पाएंगे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का दिन काफी लंबा हो गया है और शायद हमारे आज के मुख्य वक्ता आज शायद नहीं जुड़ पाए हैं, तो हमारे लिए एक अवसर था कि हम अपनी बात को चर्चा कर पाए और अपनी बात को कह पाए। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रमेश चंद मेहरा जी को मंच वापस सौंपते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपनी टिप्पणी और विचार देते हुए आगे मंच का संचालन करें। जी नमस्कार, धन्यवाद। ओम। जी ओम, बहुत अच्छे सर, आपने स्पष्ट रूप से बहुत सारी चीजें रखी है और निश्चित रूप से हमें अपने कार्यक्रम को उद्देश्य के अनुसार विभाजित कर लेना चाहिए। जैसा आपने अभी वासिम का जो उदाहरण दिया वो बहुत ही मतलब ऐसा है कि वासिम में हम लोग जब 7 राज्यों के लोग पहुंचे और वहां पर किस तरह से रहे, वहां हमारा उद्देश्य केवल प्रशिक्षण प्राप्त करना था, सब लोग उस भाव से आए थे। तो इसी तरह से जो व्यक्ति जिस भाव से आएगा उनको वो
वो भाव उसमें होना चाहिए। दूसरा आपने ये कहा है कि जो बड़े कार्यक्रम हैं वो समय अनुसार ही होना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो बड़े कार्यक्रम है ये गर्मी में तो संभव नहीं लगते, क्योंकि उनके लिए फिर उतनी गर्मी, फिर उतनी व्यवस्था करना वो तो कठिन होता है। कठिन नहीं भी है, संभव नहीं है, पर कठिन तो है। और उन सबको फिर उस तरह से एक 2 घंटा 3 घंटा संभाल के रखना, यह है ठंड के समय में ये बात जरूरत नहीं होती है। तो वो भी एक बात है। तो हमको अपने कार्य को इस तरह से विभाजित करनी चाहिए कि कोई काम जैसे हम जो कर रहे हैं, जो प्रशिक्षण जैसी बात है, ये प्रशिक्षण में हम लोग 2 दिन के लिए जा सकते हैं, 1 दिन के लिए जा सकते हैं, जिनकी जैसी रुचि है वो वहाँ जा सकते हैं। जैसे हम लोग अभी वाशिम चले गए, हम लोग अभी अपने यहाँ जलगांव चले गए, या जैसे अभी हमने अपने प्रति वो पूना वाले सर को बुला लिया, ऑनलाइन ही बुला लिया, उनसे ऑनलाइन ही चर्चा कर ली। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि भाई इस तरह से चर्चा हो, तो वो भी ये इस तरह से हो सकती है। और भी आपने कुछ नई चीजें भी इसमें जोड़ी है जो स्थाई की बात है, तो उसमें भी कुछ जो लोग इसमें सहयोग करें, अपनी अपनी बात करें, अपनी जंघते करें, इन सब बातों में यदि सहभागिता मिलती है तो निश्चित रूप से कुछ काम बहुत अच्छे हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। हमने अपने योगाहार में कम से कम 10-15 विधियों को इस माध्यम से जाना है, समझा है। उस दिन जब चर्चा हो रही थी तो टेंड्रम थ्योरी एक है, उस पर चर्चा बात है। जब मैंने वहाँ बात करी कि ये टेंड्रम थ्योरी क्या है, अभी हम दूसरी बार जब वाशिम गए तो, और फिर इसी पे चर्चा हुई अपने, तो वहाँ जो पूना में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें टेंड्रम थ्योरी और हमारे डॉक्टर चौहान वाले कार्यक्रम की और एक और कोई, ऐसे 3 कार्यक्रम को लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने उसमें जो है वहाँ पर प्रदर्शन के लिए रखा था। और जब मैंने यही बात उनसे की अपने दीपक जी से, तो उन्होंने कहा कि भैया टेंड्रम थ्योरी वाले तो बहुत बड़े लोग हैं, वो तो अरबों वाले हैं, करोड़ों की भी बात नहीं, उनका अरबों का काम है। तो इस तरह से सर काम बहुत हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, और निश्चित रूप से कई चीजें हमें अच्छी भी देखने को मिल सकती है। परंतु यही है कि अब मैं आदरणीय हमारे जो और साथी है उन सबको भी, जैसे नारायण मीना जी का हैंड रेज है तो मैं उन्हें बुलाता हूँ। आदरणीय नारायण मीना जी, जी ओम। जी ओम, सदन को प्रणाम। आज बहुत ही अच्छी चर्चा हुई आगे अपने जो वार्षिक उत्सव मनाने पर, और पवन जी के भी बहुत अच्छे विचार रहे। शरद भैया ने जो कहा कि हम बहुत ही अच्छे और बढ़ाकर यहाँ पर यदि होशंगाबाद नरेंद्रपुरम में यदि वार्षिक उत्सव मनाते हैं तो बहुत ही उत्साह से और अधिक अच्छा होगा। तो इसी कड़ी में मैंने उस बार भी चर्चा की थी पचमढ़ी की। पचमढ़ी में ये बोला था किसी ने कि वहाँ जगह नहीं मिलेगी, गर्मी का मौसम है। तो हम पचमढ़ी उत्सव में मैं गया था वहाँ पे, तो वहाँ होटलें तो खाली नहीं मिलेगी अपने लिए, मगर वहाँ 2-3 ट्रेनिंग सेंटर हैं अच्छे सरकार के। एक तो वन विभाग का ट्रेनिंग सेंटर है, एक पटवारियों का, शिक्षकों का ट्रेनिंग सेंटर है, एक आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है, और तीनों में कम से कम 100 लोगों के रुकने की व्यवस्था है वहां पर। फर्स्ट क्लास व्यवस्था है, अच्छी, सभी में कूलर लगे हुए हैं, ठंडा है वहां पर, और वहाँ किचन है उनका, सरकारी किचन रहता है उनका। यदि हम कलेक्टर महोदय से आवेदन करें तो ये अपने प्राकृतिक खेती का जो समूह है अपना योगाहार, उसमें वो अवश्य अपने लिए सहयोग कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहती है वहाँ पर रुकने की। वहाँ अपन रुक सकते हैं पचमढ़ी में। यदि चर्चा की जाए अपने गोविंद मीना जी से कृषि विभाग में और कलेक्टर महोदय से, तो वो अपने लिए वो दे सकते हैं 3 दिन के लिए, वो पूरा बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहेगी वहाँ से। दूसरा ये है कि केबी के बनखेड़ी में भी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर भी पूरी, और बहुत अच्छा 120 एकड़ का उनका फार्म है, पूरा प्राकृतिक फार्म है बनखेड़ी में। वहाँ भी अपन ये उत्सव मना सकते हैं। ये 2 जगह बहुत ही अच्छी जगह है वहाँ पर अपने नर्मदापुरम में।
और वर्मा जी यदि इटारसी में इधर मनाए तो ये भी बहुत अच्छी जगह है सेंटर, वहां पर भी अपन ये वार्षिक उत्सव मना सकते हैं। तो ऐसा मेरा विचार था। और ये जोर की धाड़ी की जो चर्चा चल रही है अपनी, तो वहाँ क्या है कि मई का महीना रहेगा, 1 से 3 तारीख का तक का अपना वो उत्सव मनाने की तारीख है। तो उस समय गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी और राजस्थान में है वो, तो राजस्थान में वैसे ही बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो वहां का विचार छोड़ करके अपन इधर ही ये मनाएं या उत्तराखंड में मनाएं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा ऐसा सुझाव था जी। ओम जी। अब मैं आदरणीय शरद भैया को बुलाता हूं कि वो अपनी बात कहें जी। ओम। जी, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। और पवन सर जी ने जो बताया कि जो उद्देश्य है पहले उसको देखना है, और जो उस भाव से आते हैं, ऐसा ना हो कि वो जो कार्यक्रम में ऐसे लोग आते हैं कि जो कार्यक्रम का एक कहना चाहिए कि वो अपने सिर्फ मनोरंजन के माध्यम से आते हैं और फिर चले जाते हैं। वो किसी भी एक्टिविटी में कभी साल भर में कोई भाग नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी वहां पे लाएं नहीं लाएं वो भी सोचना पड़ेगा। और उत्सव मनाने का जो मेन है, पहले तो अपन सदन लोगों का आपस में मनाने का है या फिर अपन पब्लिक को भी शामिल करें, ये भी विचार करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा मीना जी ने जो रखा केवी के जैसे बनखेड़ी है, तो 120 एकड़ का फार्म है वो केवीके का, और वहां पे करीब 150 आदमी रुक सकता है। वहां पे ये व्यवस्था रहती है, तो वहां के अपन बात कर सकते हैं। और वो लोग काफी, पूरा जैविक फार्म है वहाँ, पूरा जैसे हर प्लाटों में गोबर की सप्लाई, पूरा ड्रिप, पूरा जैविक बीज और हर चीज जैविक है वहाँ। वहाँ पे डीएपी यूरिया जो है 120 एकड़ फार्म में बिल्कुल भी यूज नहीं की जा सकती, यूज नहीं करते हैं वो लोग। और अभी उन्होंने जैसे अभी उसकी अपना मशरूम की लैब चालू करी, तो वो लैब में मशरूम बनाने की पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मशरूम से अभी काफी उन्होंने 6-7 किसान ऐसे तैयार करे जो कि मशरूम का उत्पादन भी करने लगे हैं। और मिलेट्स के ऊपर उनका बहुत अच्छा फोकस है। तो इस बार उन्होंने करीब 100 किसानों को मिलेट्स भी उगाया, और वो विभिन्न टाइप की कंगनी है, और जितनी भी अपने यहाँ पे विविध मोटे अनाज जो होते हैं वो सारे अनाज वो पैदा करवा रहे हैं। और उन्होंने कुछ किसानों को जैसे गोपाल जी हैं, वो बहुत विशिष्ट किसान है केवीके के, जो कि बहुत अच्छी फसलें, नई नई फसलें कर रहे हैं। और उन्होंने इस बार कलर्ड गोभी, कलर्ड शिमला मिर्च पैदा करी, और वो भी जैविक तरीके से। और अभी उनका जो है वो गोभी निकलने वाला है। तो जो उन्होंने वो थीम पकड़ी है कि जैसे गर्मी में 100 रुपए किलो गोभी हो जाएगी, तो उनकी गोभी निकलने लगेगी, ये थीम से वो कार्य कर रहे हैं। तो वहां पे अगर इस टाइप की नई चीजें देखना चाहते तो केवीके इसमें बहुत मददगार रहता है। और केवीके ने जैसे अभी हम लोगों ने जो खकरे के ऊपर लाख के कीड़े डाले, तो अभी हम लोगों ने हमारे खेतों में देखे कि वो कीड़े काफी बढ़ रहे हैं। और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने जैसे फ्रूट ट्रैप बनाना सीखा। तो बहुत सारी एक्टिविटीज में केवीके अपने कार्यक्रम में काफी भाग भी लेता है। और एकमात्र मेरे ख्याल ऐसा जैविक केवीके है जो शायद पूर्णतः जैविक, अगर 120 एकड़ देखा जाए तो शायद, मुझे तो पता नहीं, पर राव साहब बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर मेरे ख्याल जैविक एकमात्र ऐसा है जो 100% जैविक है। और इसमें 100% सारी चीजें जैविक होती हैं। अभी उन्होंने सीड प्रोडक्शन की भी यूनिट डाली, जिसमें कि वो कॉलेज से बीडर बीज लेके फाउंडेशन बीज बना रहे हैं, और उनकी भी सारी ट्रेनिंग्स वो देते हैं। तो ये छोटी छोटी ट्रेनिंग्स भी हो सकती हैं, और ये बढ़िया है। पचमढ़ी में थोड़ा सा भक्ति का ज्यादा वो है। अगर भक्ति से अपन लोग रहे तो एक दिन का कार्यक्रम अगर चाहे तो पचमढ़ी भी अपन लोग जा सकते हैं। और पचमढ़ी जाकर एक दिन वहां पे पूरे दर्शन जो है सारे कर सकते हैं, क्योंकि वहां का दर्शन लाभ भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एक दिन नर्मदा जी का अगर अपन रख लेते हैं, तो ऐसा अगर 3 दिन का कार्यक्रम अपन लोग रखें तो सेंटर में बनखेड़ी आता है बहुत अच्छा। अगर सदन में सभी लोगों की अनुमति होगी तो वहां भी रहे।
और मुझे ये लग रहा है कि जो पवन सर ने कहा, उद्देश्य वाले जो लोग होते हैं वैसे लोगों को अगर एकत्रित करें तो चुने हुए आदमी ही आएंगे, उसमें चुने हुए व्यक्तियों को लाना पड़ेगा। तो वैसे आदमियों को अपन तलाश करें और जो अपने सदन से जुड़ सके। इस बार हम लोगों ने वासिम में ऐसे हमारे 6 गांव के 12 लोगों को हमने एकत्रित किया था। हमने दादू के साथ में उनको वासिम ले गए, तो वो लोग भी काफी जुड़े। अभी उनका करीब जैसे ब्लैक पाउडर है तो 1 कुंटल का ऑर्डर हुआ। तो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और वो जुड़ रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि काफी हमारा जो नर्मदापुरम है, लोगों की इच्छा है। अगर पैदावार में बहुत कमी नहीं आती है तो धीरे धीरे आदमी जैविक की तरफ बढ़ रहा है। जैसे केमिकल की शुरुआत धीरे धीरे हुई थी, वैसे ही जैविक की भी शुरुआत धीरे धीरे इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से नर्मदापुरम में बहुत अच्छी होने लगी है। और अभी नई फसलों की तरफ भी यहाँ के किसानों का रुझान जो है वो बढ़ रहा है। और यहाँ के जितने अधिकारी हैं वो खास करके योगाहार कार्यक्रम के विषय में, तो चाहे कलेक्टर मैडम हो, चाहे डीडीए हो, और चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, वो सारों को ये जानते हैं कि ये योगाहार के कार्यक्रम वाले हैं। मीना साहब हो तो सभी जानते हैं कि यहाँ पे सब योगाहार के लोग हैं। और इस पेपर में भी काफी एमएल गौर साहब ने काफी डलवाया था और काफी अच्छा यहाँ का जो प्रचार प्रसार है नर्मदापुरम का काफी अच्छा है। फिर जैसे सदन की सभी लोगों की राय बनेगी और उस राय के अनुसार अपन लोग काम करेंगे। अगर बेनी प्रसाद जी वहां का कोई बताते हैं तो वो भी देखें। एक कोई टीम अगर 4-5 लोगों की बन जावे और वो निर्णय देवे, जैसे डॉक्टर दुबे सर हैं और जो विशिष्ट हैं राउतकर सर हैं और दिनेश सर हैं, ऐसे 5-6 लोग मिलके डिसाइड करें कि वो कैसे होना चाहिए। हम हमारे एंगल से देख रहे हैं, वो उनके एंगल से देख रहे हैं, कौन सा एंगल सबसे बढ़िया रहेगा जो पूर्णतः लाभ मिल सके। जैसे पूरा की पूरा लोगों को उसका अनुभव का फायदा मिले और वो उत्सव में एक ऐसा रोमांचक समय भी रहे कि हमेशा यादगार रहे। ऐसा नहीं कि वहां गए और आ गए, हमेशा यादगार वाली छाप भी उस योगाहार कार्यक्रम को छोड़ना चाहिए। ऐसी मेरी एक छोटी सी वो है। जी ओम, प्रणाम। जी ओम। आदरणीय अशोक पटेल जी। जी ओम। आदरणीय शरद भैया, आदरणीय हमारे सम्मानी पवन सर ने ये बहुत अच्छा सुझाव दिया। सबसे पहले इसमें अपना उद्देश्य डिसाइड होना चाहिए कि अपना उद्देश्य क्या है। जैसे ये उद्देश्य है योगाहार, योग और आहार। तो मेरा तो जैसे नर्मदापुरम में अगर आप करना चाहते हो तो सबसे अच्छा वो केवीके है, क्योंकि वहाँ पूरी गतिविधियां भी है। क्योंकि जहाँ जैसे अपन कहीं दूसरी जगह करते हैं तो फिर एक एक जगह अपने को घूम फिर के जाना पड़ता है कि ये गतिविधि देखो, ये गतिविधि। तो वहाँ अपने को प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल जो जैविक खेती कैसे की जाती है, क्योंकि वहाँ गो आधारित खेती भी होती है वहाँ केवीके में। तो अपना उद्देश्य यही है गो आधारित खेती, जैविक खेती करने का। तो वो उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाती है और 100-125 लोगों के लिए वहाँ व्यवस्था भी है। तो अगर वहाँ अगर होता है सबकी सहमति से तो वो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज ये कार्यक्रम अगर करना है तो सबसे पहली चीज उसमें व्यवस्थाओं की बहुत रहती। जैसे अपन पतंजलि गए थे तो पतंजलि में ट्रेनिंग लेने गए थे तो वहाँ सबसे अच्छी पूरी A to Z सब व्यवस्था थी। तो आदमी को अपने आप रूपी सब व्यवस्था, जो आदमी गया था वो तो एक, उसको कुछ भी नहीं करना था, उसको तो समय समय पे उस जगह पे उपस्थित होना था। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी था, इसके बाद में खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी, रहने की पूरी व्यवस्था थी, फिर अपने को घुमाने के लिए ले गए थे। तो ये पूरी चीजें वहाँ सब सेट होना चाहिए। ऐसे ही हम महाराष्ट्र गए तो महाराष्ट्र में भी सब व्यवस्था थी, वहाँ ट्रेनिंग में हुआ। और इसमें मेरा सुझाव ये है कि जिस व्यक्ति को भी आप अपन सम्मिलित करें तो वो कुछ कर्म करें समाज में, और जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति करे। ऐसे व्यक्ति इसमें सम्मिलित ना करें जो एक पर्यटन की दृष्टि से आते हों। तो उसके लिए सबसे अच्छा स्थान मेरे हिसाब से तो ये केवीके गोविंदपुरा है। ये बहुत अच्छा स्थान है, वहां अगर जाते हैं तो सभी उद्देश्यों की उसमें पूर्ति हो सकती है। जी ओम, धन्यवाद। आदरणीय जो हमारे डॉक्टर किशोर दुबे जी हैं, वो भी अपने विचार रखें। धन्यवाद रमेश जी। सबसे पहले तो मैं पवन सर को अभिनंदन करता हूँ कि पूरा का पूरा जो निचोड़ था, जो रिव्यू था पिछले 1-1.5-2 महीने के चर्चा का, वो उन्होंने रखा और उसका सटीक विश्लेषण भी रखा
इसलिए सर निश्चित रूप से अभिनंदन। समय को देखते हुए मैं सिर्फ 2-3 बिंदु रखना चाहता हूँ। एक तो जो भी व्यवस्था जहाँ पे बनी है, अभी जो शरद जी ने बोला, तो ऐसी व्यवस्थाएं या और भी स्थान हो सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम का सीजन जो लेवे, वो प्रोग्राम का सीजन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऐसा ले, क्योंकि हम भी देखेंगे तो वहां पे क्रॉप्स खड़े रहेंगे, तो वहां पे तुलना भी हो जाएंगी कि बाकी जो क्रॉप्स है वो रसायन के कैसे है और जैविक के कैसे है, क्योंकि क्रॉप्स को स्टैंडिंग में देखना ये किसानों के लिए और हम सबके सीखने का एक अच्छा अवसर होगा, नंबर 1। तो इसलिए वो मई के बजाय वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो भी उचित समय हो क्रॉप्स देखने का, उस समय का चयन करे। दूसरा बिंदु कि बहुत महत्वपूर्ण बात पवन सर ने कही और जो हमारे चर्चा में भी आई थी कि योगाहार को एक संवैधानिक दर्जा जिसको बोले, इंस्टीट्यूशनल दर्जा, ये इंस्टीट्यूशनल दर्जा देने का जो प्रारूप बनना चाहिए, ढांचा बनना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इसी से योगाहार का और किसानों का विस्तार होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। पीछे भी हमने कहा था कि सरकार को सुझाव देने के लिए या जो भी वो करने के लिए अपने पास एक संगठन होना चाहिए। सरकार संगठन को बुलाती है, उनके सुझाव बुलाती है, इंडिविजुअल को नहीं बुलाती। वो पंजीकृत संगठन रहे, तो योगाहार का अगर पंजीकृत संगठन बन जाता है तो हम निश्चित रूप से कुछ सुझाव दे सकते हैं। उन सुझावों को मिलाने के लिए या उसमें जैसा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को उसमें सम्मिलित करने के लिए हम अपने सुझावों को किसानों के द्वारा, जैसा हम बोले कि प्रेशर ग्रुप, इनडायरेक्टली वो प्रेशर ग्रुप ही होता है, लेकिन एक सुझाव ग्रुप जिसको बोलेंगे, कई किसानों को जोड़ा जा सकता है जिसमें उनका आर्थिक लाभ भी मिलेगा, जैसा कि सब्सिडी की बात थी या जैविक पे सब्सिडी नहीं मिलती है, रासायन खेतों पे सब्सिडी मिलती है, या जीएसटी का मुआवजा जो है वो किसानों को माफ होना चाहिए। ऐसी जो चंद बिल्कुल यानी जिसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसे ही जो सुझाव है, ऐसे सुझाव यदि हमारे योगाहार के पंजीकृत संगठन द्वारा जाते हैं तो निश्चित रूप से 50 संगठनों को यदि सरकार बुलाती है तो उसमें 51 का योगाहार भी रहेगा, और निश्चित रूप से ये जो सुझाव है, ये सुझाव वहां पे अधिकृत रूप से जाएंगे, और यहाँ पे अगर वहां पे चर्चाएं होती है तो उसका प्रचार प्रसार के फैलाव के, हाँ हमारी बात रखने का एक योगाहार संगठन भी है, ऐसा जब किसानों के मन में आएगा तो किसान ऑटोमेटिकली बड़ी संख्या में एक राज्य में नहीं देश में जुड़ जाएंगे, उसका एक नेटवर्क बन जाएगा, और हम जो चाहते हैं वही होगा। तो ये 2 चीजें मैं 2 बिंदु रखना चाहता हूँ समय को देखते हुए कि योगाहार का जो एक इंस्टीट्यूशनल प्रारूप जो बनना है, ये रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर पवन सर ने और उनके कुछ साथियों ने अगर कुछ बनाया है तो उसको रख के या उसमें और भी अपडेट करने में उसको हम बनाए, और वो एक आध महीने में, 1-2 महीने में बन जाएगा। और उस प्रारूप के कार्यक्रम को लेके हम यदि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वो प्रारूप को लेके कुछ कार्यक्रम भी करते हैं और वहां पे हम सम्मेलन भी करते हैं योगाहार का, तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। जी ओम, अब समय हमारा अब आगे बढ़ रहा है, चर्चा बहुत है, तो मेरा निवेदन है कि आज की मीटिंग जो है मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आभार सहित अपनी बात कहें। जी ओम। और सब